हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज हम बात करेंगे ओवैस जुबैरी से, जो कि फाउंडर हैं शज़दे के। और शज़दे जो है एक फ्रूट कंपनी है जो कि प्रोसेस फूड और फूड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना रही है। उनका फेसबुक पेज नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके चेक करें। तो आज सोचा कि ओवैस को ज़रा दावत दी जाए और बात की जाए पाकिस्तान में फूड और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, कि क्यों हम काफी टाइम से, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ और लोग मुझसे पहले से भी कहते आ रहे हैं कि हमें वैल्यू एडिशन की जरूरत है, प्रोसेसिंग की जरूरत है। काफी टाइम से पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आम दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने लग जाएं, लेकिन उसका भी पोटेंशियल जो है वो फुली मीट नहीं हुआ। तो ओवैस से बात करेंगे पहले। तो ओवैस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू पाकिस्तान भी। Most welcome, Uzair. I'm a very ardent follower of the content that you create. बहुत insightful होता है और क्या नाम है, बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज ऑफ पेस है बिकॉज नॉर्मली हमारी जनरेशन के लोग जो हैं वो इस तरह की कॉन्वर्जेशंस में बहुत कम इंगेज होते हैं। तो नॉर्मली जो है वो हमसे एक जनरेशन ओल्डर लोग जो हैं वो नजर आते हैं और उनकी उनकी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि इन सिंक नहीं होती हैं हमारी थॉट प्रोसेस के साथ, थोड़ी सी पुरानी लगती हैं। तो बड़ा मजा आता है जी आपके कंटेंट को पढ़ के और सुन के। सो No, थैंक यू फॉर हैविंग thank मी। you very much. And I think like having guests like you is the value, right? I think मुझसे लोग कभी कभार पूछते हैं कि आइडिया कहाँ से आया पॉडकास्ट का। तो मैं कहता हूँ ये तो बड़ा सेल्फिश सा आइडिया था कि इट्स एन एक्सक्यूज टू टॉक टू पीपल एंड ब्रिलियंट पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम। तो आज आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो बताएं कि ये आइडिया आया कहाँ से शुरुआत हुई? क्या हमेशा का यही एक शौक था? कुछ लोगों का होता है कि शौक होता है, शौकिया में फिर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड इट गोज अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो वो जस्ट लव टू हियर के फॉर द ऑडियंस उनको समझाएं कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और ये स्कर्दू में फूड प्रोसेसिंग करने का आइडिया कहाँ से आया। एक्चुअली बड़ी ही अंडरवेलमिंग सी स्टोरी है, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। मैं सोचता हूँ कभी कभार कि इस पूरी जर्नी के बारे में किताब लिखूंगा, लेकिन उसका जो पहले कुछ चैप्टर्स हैं वो काफ़ी बोरिंग हो गए। बिकॉज शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जिसको ये आइडिया ना आया हो, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो अपनी समर हॉलीडेज में कभी जो है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान घूम फिर के आए हो। हर एक को ये आइडिया आता है कि यार पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत ज़बरदस्त है। और हमें पता नहीं क्यों इस रिसोर्स को हमने जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो जस्ट लाइक एवरी अदर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, मुझे भी इसी चीज़ का ख्याल था कि यार बहुत ज़बरदस्त फल फ्रूट होते हैं पाकिस्तान में। तो पता नहीं क्यों कोई कुछ नहीं करता, तो हम कर लेते हैं। देर वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा एक क्लास फेलो तो नहीं, सॉरी, कॉलेज का जूनियर जिसका ताल्लुक स्कर्दू से है, ही वॉज इंटरेस्टेड कि जी मैंने कोई बिजनेस करना है, मैंने नौकरी नहीं करनी। मैं नौकरी पेशा लोगों की हालत देखता हूँ तो मैं खुश नहीं होता, तो मैंने नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई काम बताएं। तो हमने फिर डिसाइड किया 2017 के अंदर कि जो है वो खुबानियाँ बेचते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो ज़ाया हो जाती हैं और वो सड़क गंदी कर देती हैं। इतनी ज़्यादा होती हैं कि जानवर भी नहीं खाते। तो इनको कुछ यूटिलाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट वो सिंपल कि एक रेडिली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स है, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, स्पेशली बिकॉज उस एरिया के अंदर वैसे ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड सी हैं। तो अगर आप वहाँ के एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा निस्बतन आप किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ पर ऑलरेडी कुछ हो रहा हो। तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा निस्बतन वहाँ के जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा और ये एक रेडिली अवेलेबल रिसोर्स है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके काम शुरू किया था 2017 में, बट इट वाज अ रैबिट होल। और हम बस गिरते चले गए। एवरी नाउ एंड देन हमें कोई नई चीज पता लगती थी और हम उसके पीछे भागना शुरू हो जाते थे। और इस तरीके से 3 साल गुजर गए।
तो आप प्रोडक्ट्स क्या हैं? खुबानी से स्टार्ट किया, यू सेड के रैबिट होल। पहले तो ये बताएं कि कॉलेज में कहाँ थे और फैमिली वालों का रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि अब कॉलेज से निकल के नौकरी यूनिलीवर में नहीं जाना और पीएनजी में काम ना नहीं करना या सिटी बैंक नहीं जाना, बल्कि खुबानियां बेचनी है। तो पहले तो बताएं वो रिएक्शन कैसा था, और क्या मतलब हाउ डिड यू इवन एक्सप्लेन? को पाकिस्तान में ये बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे भी याद है कि एक दफा अम्मी का फोन आया। मैं बॉस्टन में अपना मास्टर्स कर रहा था इन पब्लिक पॉलिसी। तो उन्होंने फोन किया कि मैं शादी पे हूँ, तो बड़े भाई का तो समझ आता है, वो डॉक्टर है, तुम्हारी बहन भी डॉक्टर है, तुम क्या करोगे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड शी वॉज एक्चुअली इन अ बाइंड, राइट, कि वो समझाएं कैसे लोगों को कि उजैर करने क्या जा रहा है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? नहीं, अगेन वेरी very traditional, very underwhelming, even though my father's experience has been very different. मैं जी इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, एंड नॉट फोर्सफुली, विलफुली एक इंजीनियर हूँ। मुझे इंजीनियरिंग का बहुत शौक है, बचपन से शौक था। क्या नाम है, द मोस्ट मेमोरेबल टाइम दैट आई हैव हैड, मैं बाय द वे कराची से बिलोंग करता हूँ, born and brought up in Karachi. तो the most memorable time that I have is कि पहले जो है वो खोरी गार्डन और जोड़िया बाजार की जो यूज्ड बुक मार्केट है, या जो uh, ये समझ लें कि जहाँ पे स्क्रैप बुक्स बिकती हैं, रद्दी अ, पेपर मिलता है। रद्दी, हाँ, वहां जाके दो चीजें ढूंढता था, अपने अब्बू के साथ जाता था। दो चीजें ढूंढता था, कॉमिक बुक्स का शौक था, तो कॉमिक बुक्स ढूंढता था, और कुछ चीजें बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी बुक्स या इस तरह की किताबें जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई चीज बन रही हो, कोई कंप्यूटर का मैगजीन हो, इस तरह की चीजें ढूंढना। और फिर कोऑपरेटिव मार्केट जाना और वहां से कंपोनेंट्स ढूंढ के कभी रेडियो बनाना, कभी इस तरह की चीज बनाना। सो दिस इज इट दिस वाज वेरी मच मी, एंड दैट इज व्हाट लेड मी टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के बाद वेरी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी वो था, क्या नाम है, कोर्स ऑफ एक्शन कह लें या जर्नी। पहली नौकरी यूनिलीवर में की फॉर 5 इयर्स, फिर मिडल ईस्ट आ गया, वहां पर मल्टीपल और मल्टीनेशनल्स में काम किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी एक एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया के अंदर जो है वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। देयर इज नॉट मच टू सॉल्व, ठीक है, उन्होंने ज्यादातर प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर ली। तो आप बहुत जल्दी जो है वो इस नतीजे पे आते हैं कि यार मुझे शौक मसले हल करने का था, यहाँ पे मसले बहुत कम हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका इम्पैक्ट बहुत कम है। मतलब मैं एक बहुत छोटा सा जो है वो पुर्जा हूँ एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर, जो कि चलती आ रही है पिछले 200 साल से, 300 साल से वो साबुन बेच रहे हैं और वो बेचते रहेंगे और उनको कोई मसला नहीं है। सो मैं, मेरी वैल्यू एडिशन बड़ी कम है। और दूसरी चीज जो है वो आपको दूसरी तरफ एक अंबार नजर आता है प्रॉब्लम्स का हर तरफ, और लोग जो हैं वो ड्राइंग रूम डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आप भी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को ड्राइंग रूम में पाते हैं। तो हर एक का एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो है वो एजुकेशन आप आम कर दें तो मसला हल हो जाएगा, यहाँ पे आप डेमोक्रेसी ले आए हैं तो आपका मसला हल हो जाएगा, आप ये कर दें, आप वो कर दें, फलाना फलाना। And that is very frustrating when you constantly hear about problems, you hear about solutions to those problems, and you are a problem solver naturally, तो आपको समझ नहीं आती। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर एंड नॉट हैविंग अ बिजनेस और अ फाइनेंस बैकग्राउंड और एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, मेरा काम, काम की नौयत जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेविटेट करती गई टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स ऑफ कॉरपोरेशंस, राइट। तो उससे मेरी अपनी एक बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन क्रिएट हुई कि इवेंचुअली किसी
इंडिविजुअल का, किसी फर्द का, किसी कम्युनिटी का, किसी मुल्क का। असल प्रॉब्लम जो है वो इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है। अगर आप वो मसला हल कर दें तो जिस बंदे ने अपने बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ा भी आराम से लेगा। जिस बंदे के बच्चे जो हैं या वो खुद बीमार है वो अपनी जो है वो हेल्थ केयर को भी अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लेगा। मेन मसला पैसे का है। अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कुछ लोगों के पास बहुत सारे होंगे और कुछ लोगों के पास बहुत कम होंगे, तो that is what will create power structures, that will create other problems। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये मेरी एक छोटी सी ओपिनियन है जो क्रिएट हुई है ओवर ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस। एंड दैट इज व्हाट लेड मी कि यार अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, इस सोल्यूशन को करके देखते हैं। इंजीनियर का एक एक इनेट बिहेवियर ये भी होता है कि यार लेट्स ट्राई डूइंग इट, लेट्स ट्राई डूइंग इट साइंटिफिकली, रिकॉर्ड के रिजल्ट्स क्या हैं और फिर कोरिलेट करें इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ टू अंडरस्टैंड कि मशीन काम कैसे करती है। तो ये सारा एक बैकग्राउंड है ऑन हाउ एंड व्हाई शाज़दे स्टार्टेड। या तो अब 3 साल का एक्सपेरिमेंट हो गया, खुबारी से स्टार्ट किया, तो क्या मतलब डेटा क्या आया? क्योंकि अगेन पाकिस्तान में जब डिस्कशन सुनी जाती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड, वेदर इट्स रिलेटेड टू ईज ऑफ बिजनेस, वेदर इट्स रिलेटेड टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, सुनने में तो ये आता है कि बड़ी मुश्किल जगह है काम करने की और पैसे भी नहीं बनते। हर 3-4 महीनों बाद कोई ना कोई लॉबी जो है वो कहती है कि हम तो बर्बाद होने वाले हैं और हुकूमत पैकेज दे हमें वरना तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तो आपकी तो कोई लॉबी इस वक्त है नहीं, 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल डूइंग स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन मेन स्ट्रीम कराची लाहौर टाइप पाकिस्तान बट इन द नॉर्दर्न एरियाज, एंड व्हाट्स बीन योर की टेक अवे? so key takeaway hasn't actually changed. It was the hypothesis that we had in the beginning, वो prove, उसने अपने आप को prove किया। um, दो तीन चीजें हैं जो कि एक कॉमन प्लेस अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी फर्क है, या उनको हम उतना एक्सप्लॉइट नहीं करते, उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। नंबर वन, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो अगर ड्राइंग रूम डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर आके खत्म हो जाए कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो वो फिर सही ड्राइंग रूम डिस्कशन है, वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। कुछ नंबर्स बता देता हूँ। जिस एरिया में मैं ऑपरेट करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, दुनिया का छठा सबसे बड़ा खुबानी ग्रोइंग रीजन है। तकरीबन 1.5 लाख टन खुबानी सिर्फ उस रीजन में ग्रो होती है हर साल। इस पूरी ग्रोथ के अंदर किसी इंसान का हाथ नहीं है। हुकूमत तो छोड़ दीजिए, किसी इंसान का हाथ नहीं है, खुद रॉ है। कुछ हुए हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन उनका कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट नहीं है। सो आप ये समझ लें कि ये आपको एक गॉड गिफ्टेड एक चीज मिल गई। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 6,000 टन ड्राइड खुबानी, जो कि आप समझ लें कि तकरीबन डबल कर लीजिए, 12,000 टन फ्रेश खुबानी के इक्वलेंट, कि ताकि नंबर्स हमारे इक्वल रहें, हर साल इंपोर्ट करता है। और ये जो 1.5 लाख टन खुबानी है, ये किसी भी किस्म के इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ पेयर्ड अप नहीं है, किसी किसी चीज को इम्पैक्ट नहीं करती। सेफ टू से कि ये पूरी जाया हो जाती है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ में इसका कोई रिलेशनशिप कोई नहीं आता? कुछ नहीं है। ठीक है। अगर होगा भी तो वो राउंडिंग ऑफ एरर के अंदर आप उसको गायब कर देंगे। कंपेयर दैट करें टर्की के साथ, टर्की नंबर 1 के ऊपर है, हम छठे नंबर पर हैं। छठे नंबर पर पाकिस्तान नहीं है, 5वें नंबर पर होगा शायद पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के खित्ते की बात कर रहा हूँ, वो छठे नंबर पर है दुनिया में। टर्की जो है वो 80% दुनिया की सूखी हुई खुबानी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और उसका जो रीजन खुबानी ग्रो करता है, वो सारी दुनिया में वो रीजन जाना जाता है। टर्की ऑन द साइड वो रीजन जाना जाता है, और उस रीजन में तमाम लोग या तो डायरेक्टली खुबानी ग्रोइंग से लिंक्ड हैं,
या फिर उसकी एलाइड इंडस्ट्री से लिंक्ड है। और वो एलाइड इंडस्ट्री अब इस स्टेज के ऊपर आ गई है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर आपने खुबानी को प्रोसेस करने की मशीन लगानी है तो वो उसी रीजन से आती है बन के। सो जो जो उसका हेलो इफेक्ट है वो इतना बड़ा है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आगे चलिए। सिर्फ खुबानी के ऊपर बात नहीं खत्म होती, आपने आमों की बात की। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि फिलीपींस के आमों के ऊपर बनी हुई थी। फिलीपींस के सूखे हुए आम जो हैं, ड्राइड मैंगोज जो हैं, वो बड़े मशहूर हैं, खास तौर पे अमेरिका में, इंटरेस्टिंगली। यहाँ मिलते हैं ट्रेडर जोस पे, बड़े जबरदस्त जी होते हैं। जी। तो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि फिलीपींस जो है वो टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में आता है। और उन्होंने कहा कि जी हम फ्रेश नहीं बेचेंगे, हम इनको सुखा के बेचेंगे। और वो एक सक्सेस स्टोरी बन गई। इंटरेस्टिंगली दुनिया के तमाम आम जो ग्रो होते हैं उसमें से सिर्फ 10% फ्रेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की कि जी हम आम एक्सपोर्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम फ्रेश आम जो खुद खाते हैं चूस के, वो बस उसी तरीके से बिक जाए और मसला हल हो जाए। साइंटिफिकली हमने इस प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं किया। दुनिया में कोई भी हमसे बड़े, इंडिया फॉर इंस्टेंस, मैंगो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी अपने फ्रेश प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि फ्रेश की एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर चले जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एक्सपोर्ट्स को क्वाड्रुपल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा सकते हैं। फिलीपींस ने ये काम किया। बट ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के बारे में मैं एक फिगर बताऊं, हम टॉप 5 प्रोड्यूसर्स के अंदर हैं। आई थिंक 5th नंबर पर ही हैं। लेकिन यील्ड में हम नंबर 1 पर हैं दुनिया में। ये तो अच्छी बात हो गई। एक्सपोर्टर्स में हम टॉप 10 में भी नहीं है। तो खुबानी तो चलें, मुझे मेरा तुक्का लग गया, मैंने काम शुरू कर दिया। कोई और नहीं कर रहा खुबानी में। आम के ऊपर तो दुनिया लगी हुई है काम करने के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट। लोगों ने इस तरफ मुड़ के नहीं देखा कि यार हमें क्या करना चाहिए। और ये लिस्ट जो है ये यहाँ खत्म नहीं होती, एंडलेस है। हम अमरूदों की बात कर सकते हैं, हम क्या नाम है, माल्टे की बात कर सकते हैं। मैं किन्नू की बात नहीं कर रहा जानबूझ के, माल्टे की बात कर रहा हूँ। दीज आर ब्लाइंड स्पॉट्स। हम खजूरों की बात कर सकते हैं, अगेन 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम टोबैको की बात कर सकते हैं, अगेन इन द टॉप 10। चावल के ऊपर मैं नहीं बात कर रहा, वी आर अगेन कंसिडरेबल। सो पॉइंट ये है कि हमने कभी भी बहुत सारी इर्द गिर्द की अपॉर्चुनिटीज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की नजर से देखा ही नहीं है। और अगर हम ये देख लें तो कंसिडरेबल अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट, वाकई में जो कहते हैं कि जी मईशत का पहिया जो है वो एग्रीकल्चर से चलेगा, वो वाकई चल सकता है। लेकिन उसके लिए इस प्रॉब्लम को डिफरेंटली अप्रोच करने की जरूरत तो जब आपने ऑब्वियसली खुबानी वाइट स्पेस था उसमें ग्रो किया, तो पहले तो व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर यू लुकिंग एट और ऑलरेडी वर्किंग ऑन, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब स्टार्ट किया है तो क्या लेसन्स लर्नड है? व्हाट्स वर्क, व्हाट्स नॉट वर्क, लाइक व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू अबाउट पाकिस्तान, व्हाट बियॉन्ड द नेचुरल गिफ्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी का, उसके अलावा बिजनेस करने में व्हाट आर द थिंग्स कि आप कहेंगे कि यार ये तो सुना पड़ा था कि मसले हैं, लेकिन ये चीज तो बड़ी फिट होती है पाकिस्तान में? है। जो जो अच्छी बात है वो ये है कि ये डबल एज सोर्ड है, बाय द वे। सो यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट भी यही है, और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट भी इसी चीज से मिला, वो है हमारी लूज रेगुलेशन। जब लूज रेगुलेशन होती है तो अगर आप चीजों को रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से करना चाहेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अगर आप काम करने पे फोकस्ड होंगे तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं या रोक सकेगा भी नहीं। सो ये डबल एज सोर्ड है, ये फायदा है। ये हर उस इकोनॉमी में होता है जिस इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, या वो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाई। आप काम शुरू करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये सबसे बड़ा टेक अवे है।
जितने भी एस्पायरिंग बिजनेसमैन हैं जो सोचते हैं कि यार काम करना चाहिए, नहीं किया आज तक, उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि यार आप काम शुरू कर दें। आपको पहले दिन आके कोई नहीं रोकेगा। एंड अगर आपकी नीयत ये है कि यार एज आई ग्रो आई विल कंप्लाई टू रेगुलेशंस, यू विल गेट टू दोज पॉइंट्स इन दोज टाइम्स। बाकी दुनिया में काम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही वेल डिवेलप्ड इलेबोरेट रेगुलेशंस मौजूद हैं। आप काम बाद में करते हैं, पहले रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर काम पहले करते हैं, जो कि एक, अगर फ्रॉम अ प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक नॉन वैल्यू एडेड एक स्टेप होता है कि यार आपने कुछ कागज जमा कराने हैं। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फिर तब आती है जब, सो हम तो एक बहुत ही प्रिमिटिव किस्म की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। मुझे एक रेडी चाहिए, उसके ऊपर सामान रखना है और मैं निकल जाऊं सड़क के ऊपर और बेचना शुरू कर दूं। इससे ज्यादा ईज इनफैक्ट ऑफ अब तो डूइंग। यहाँ यहाँ पर भी बताया जाता है बिजनेस स्कूल्स में कि अगर आपने स्टार्टअप वेंचर करना है तो लुक फॉर अनरेगुलेटेड मोनोपलीज, कि जहाँ बिल्कुल। पोटेंशियल हो स्केलिंग का, वर्टिकल इंटीग्रेशन का, हुकूमत जब 100%। तक उठेगी कुछ करने लगेगी तब तक आपकी साइज इतनी बड़ी हो चुकी होगी दैट यू विल मैटर। राइट, तो पाकिस्तान में आप कहने गए तो नेचुरल हर जगह पर यही अपॉर्चुनिटी मौजूद है अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल। मेरा रूममेट होता था कॉलेज में, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर। तो उससे ऑब्वियसली लाइक एवरी अदर पर्सन आप डिस्कस करते हैं और बातें होती हैं, तो उससे हम पूछते थे कि यार दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है। तो उसका बड़ा फेमस जवाब है, वो कहता था पाकिस्तान। तो हम पूछते थे क्यों, कहता था कि यार इस ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां पे आप जो मर्जी चाहें कर लें और आपकी कोई पकड़ दकड़ ना हो। सो मतलब it is a bit of a stretch, but from the perspective of doing businesses or starting businesses, I think this holds very true. This was my biggest takeaway. This is the good part. This is the good part of the learning कि यार आपने काम शुरू करना है, आप काम शुरू कर दें। आपको कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी डेवलप होगी, आप उस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करें। बाय द वे, मैं बिल्कुल भी कंडोन नहीं कर रहा हूँ कि आप अनरेगुलेटेड काम करें या ऑफ द बुक्स काम करें। ना मैं मेरे करता हूँ। ख्याल में नीचे कमेंट्स आने वाले हैं कि करप्शन को प्रमोट कर रहे हो आप, कि भाई नहीं, कोई बिल्कुल भी पकड़ नहीं कर दकड़ रहे नहीं हम। है। एंड दैट इज व्हेन वो जो ये समझ लें कि ये मैंने जवाब शिकवा पहले बता दिया, अब शिकवा मैं अब बताऊंगा कि ये मैंने डबल एज सोर्ड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था। अ, हम गिलगित बल्तिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हैं। एसईसीपी गिलगित ब्रांच में हमने रजिस्ट्रेशन की। और फिर हमें ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेड जब करना था तो विद इन पाकिस्तान ट्रेड करना था, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह। तो हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन अपनी की, एफबीआर के साथ इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की। जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान टेक्निकली इज अ टैक्स फ्री जोन। वहां पर अभी तक, क्योंकि वो प्रोविंस नहीं बना है, तो वहां पर टैक्सेशन के वो लॉज जो कि पंजाब में और सिंध में और केपीके और बलूचिस्तान में अप्लाई होते हैं, वो वहां पर नहीं होते। इंटरेस्टिंगली वहां पर जो एंटिटीज ऑपरेट करती हैं, अगर मेरी ट्रांजैक्शन विद इन गिलगित बल्तिस्तान हो रही है तो ना मुझसे कोई विद होल्डिंग काटेगा, ना कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी विद होल्डिंग काटी जाएगी। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ट्रांजैक्शन है। मैं अगर बैंक में भी काम करता हूँ, बैंक के साथ भी काम करता हूँ, मैं चेकबुक इशू कराता हूँ, स्टेटमेंट इशू कराता हूँ, तो वो मुझसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं काटते। लेकिन जैसे ही मैं बाकी रिमाइंडर पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शंस करता हूँ, किसी ने मुझे पैसे देने हैं, तो वो विदहोल्ड करके देगा, वो टैक्स काट के देगा। वो टैक्स जिस मद में काटता है वो मद एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो लागू ही नहीं होती गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। कोई एंटिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है राजी ये जिम्मेदारी लेने के लिए कि वो एक खत लिख दे कि गिलगित बल्तिस्तान की किसी भी रजिस्टर्ड एंटिटी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। ना फेडरल It's ब्यूरो so ऑफ, weird. it is exactly right. So for 3 years I have not been able to get one single document that can tell
the person, the withholding agent, that he's not supposed to withhold my tax because the tax legislation does not apply to the jurisdiction in which I operate. So मैं टैक्स फोर्सफुली दे रहा हूँ, और सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से मैं अपना वो टैक्स नहीं बचा पा रहा। ये उसका, अब क्योंकि ये लूज रेगुलेशन है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू कहता है कि जी गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट अंडर आवर जुरिस्डिक्शन, देयरफॉर ना तो हम एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि इनका टैक्स ना काटें। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम तो आपका टैक्स नहीं काट रहे, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू हमारे मातहत नहीं है, हम उसको नहीं कह सकते कि आपका टैक्स ना काटें। सो देयर आर टू एंटिटीज, हम दोनों में रजिस्टर्ड हैं, हम आईआरएस गिलगित बल्तिस्तान में भी रजिस्टर्ड हैं, हम फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में भी रजिस्टर्ड हैं, दोनों एज अ फेडरल एंटिटी बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड अंडर अ फेडरल organization of SECP. But both these organizations or any other umbrella organization which doesn't exist cannot say that this entity is exempt of tax. वो सर जोड़ने पे राजी नहीं है कि बैठें और फिगर आउट करें 6 घंटे में कि हाँ, जी सो कौन से सो कानून के तहत किसने क्या इशू करना है। बिल्कुल। और उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि आप खुद सोचिए कि गिलगित बल्तिस्तान में किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस या किस किस्म की कॉर्पोरेट एंटिटीज एग्जिस्ट करती होंगी। क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो मैटर नहीं करती। अगर कोई बड़ी कंग्लोमरेट, कोई कॉरपोरेट, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती होती जो कि लॉबी कर सकती होती, जो कि गवर्नमेंट को अपनी बात राइट कॉर्नर्स में जाके लेजिस्लेशन पास करवा सकती होती, तो वो हो चुका होता काम। और ये वी हैव मल्टीपल सच एग्जांपल्स दैट हैव हैपेंड इन पाकिस्तान, एंड विच इज नॉट रॉन्ग, इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगेन इसको इसको मिसकंस्ट्रू किया जा सकता है कि यार कॉर्पोरेट्स जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी या लेजिस्लेशन के अंदर इंटरमिंगल क्यों कर रहे हैं, बट वो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है और उनकी रोजी रोटी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, और अगर वो उतनी ही बड़ी 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस भी देती है, तो वो एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इकोनॉमी और पॉपुलेशन बनता है, एंड देन दे हैव अ वॉइस एज वेल। इसी वजह से ट्रेड बॉडीज बनती हैं और वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करती हैं एटसेट्रा। बाय द वे, हम गिलगित बल्तिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा भी हैं, उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प अच्छा, नहीं तो कर इसमें पाई। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, राइट? अगर अज्यूम करें कि ये मसला हल हो जाए, देन डू यू थिंक गिलगित बल्तिस्तान एक तरह से विद इन पाकिस्तान टैक्स हेवन बन सकता है? क्योंकि एब्सोल्युटली। यू कैन देन गो इनकॉर्पोरेट, राइट? यूनिलीवर कहे कि जी मैं सिंध में इनकॉर्पोरेटेड नहीं हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, मुझसे जी आप बिल्कुल। टैक्स नहीं ले सकते। तो डेलावेयर जैसे यूएस के अंदर टैक्स हेवन है, गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल। कैन बिकम द सेम थिंग। न्यू हैम्पशर है, न्यू हैम्पशर भी टैक्स हेवन है। सारी दुनिया जो है वो शॉपिंग करने के लिए वहाँ वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा टूल है फॉर द गवर्नमेंट टू force or to encourage corporates to incorporate in areas which are less developed। आप जब ये काम करेंगे तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसकी आरओआई भी बेहतर हो जाएगी। अगर आपने सड़क बना दी और वो सड़क 200 करोड़ की बनी, लेकिन उसके ऊपर जाने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही हैं, तो उसका आरओआई कोई खास नहीं निकलता। लेकिन अगर मेरे ट्रक चलेंगे जो 40 फीट कंटेनर खुबानी लेके जा रहा होगा पोर्ट तक, तो उसका आरओआई सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाएगा। मैं अभी 1 हफ्ते में एक ट्रक निकाल पाता हूँ, आप अगर बड़ी सड़क बना देंगे मैं हो सकता है दिन में एक ट्रक निकालूं। आपको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब दिस थिंग कैन बी extrapolated to whatever extent you want। नहीं, द फैसिनेटिंग और नॉट द फैसिनेटिंग, द डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ये
छोटा इशू नहीं है, तो बड़ा टैक्स पॉलिसी का इशू है, इकोनॉमिक्स से उसका लिंक है, लाइवलीहुड से लिंक है। लेकिन ये बात मेन स्ट्रीम में कभी की नहीं जाती कि भाई ये मसले हल करना शुरू करो तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगेन आई थिंक वही ड्राइंग रूम डिस्कशन में हम बैठे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप फूड सेक्टर से में काम कर रहे हैं, कोवे बीफ मशहूर है जापान का, पार्मेजान चीज इटली की मशहूर है, टर्की की खुबानी का रीजन का आपने बताया, और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है। शैंपेन रीजन से शैंपेन आती है, उसको आप किसी शैंपेन के वहां से बनने वाली शैंपेन के अलावा शैंपेन कह ही नहीं सकते कानूनी तौर पे। पाकिस्तान में ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि हमारी भी कोई चीज दुनिया में मशहूर हो, जो स्टैंडर्ड हो, एक लेवल हो, और उस क्वालिटी पे लोग कहें कि जी ये इस रीजन से आई है और होनी चाहिए। पहले तो ये बताएं क्यों नहीं हुआ, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं जिसमें हाई पोटेंशियल है। राइट। सो देखिए, इसके अंदर एक्चुअली इट रिसेंटली एक न्यूज़ इवेंट हुआ था, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ, और उसके ऊपर बड़ी ड्राइंग रूम डिस्कशंस हुई। वो था बासमती के ऊपर, राइट। सो बासमती के ऊपर को 75 साल लगे हमें वही काम करने के लिए, और वो भी हमने फोर्सफुली किया क्योंकि किसी और ने जाके वो काम कर दिया था। सो अगर वो काम इंडिया ने ना किया होता तो हम शायद अभी भी ना करते। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली है कि कोबे बीफ कोबे के बाहर क्यों मशहूर हुआ, क्योंकि कोबे के लोगों ने जाके बाकी दुनिया को बताया कि हमारा बीफ अच्छा है। सिमिलरली पार्मिजियानो रेजियानो चीज जो है वो दो गांवों में बनती है, पार्मा और रेजिना। वहां के लोगों ने वो चीज बनाई और फिर बाकी इटली को बताया कि जी ये हमारी जो चीज है ये बड़ी अच्छी है, आप खा के देखें। अच्छा, बाय द वे, अच्छा, इसमें इसमें जो बात काट रहा हूँ आपकी, जब से मुझे जो फैसिनेटिंग स्टोरी लगती है वो नॉर्वीजन सैमन की है, कि उन्होंने तो ऐसा कमाल का काम किया कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने जापानियों को कन्विंस कर दिया कि ये सुशी में बड़ी जबरदस्त चलेगी, और अब पूरी बिल्कुल। दुनिया जो है सैमन सुशी के ऊपर वो पागल है। हाँ जी, उससे पहले सिर्फ टूना इस्तेमाल होती थी, तो अब जो है वो सैमन भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई जी। बिल्कुल। देखिए, सो जो आपका ओरिजिनल सवाल था ना, उसका जो जवाब है वो ये है कि एक पर्सनल ब्रांड बनाना या एक नेशनल ब्रांड बनाना जो है वो उधर के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब मैं लोगों की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि खालिद साहब उठे हैं और कमाल साहब उठे हैं और वो कहें कि जी ये चीज़ है, बट इट्स अ नेशनल एंडेवर। पाकिस्तान इस नेशनल एंडेवर के ऊपर शुरू हुआ था करना काम। आ, बासमती चावल की जब आप डीएनए हेरिटेज देखते हैं तो उसमें शुरू का काम जो है वो पाकिस्तान ने प्री 1965 तमाम काम जो है वो पाकिस्तानियों ने ही किया था। उसके बाद हमने वो काम छोड़ दिया, दुनिया आगे चलती चली गई। देर वर अगेन, it is brand marketing coupled with regulations and legislation, which then gives it some credibility or much credibility. यूरोपियन यूनियन ने ये चीज जब खासतौर पे जब यूरोपियन यूनियन बनी है तो उन्होंने एग्रीकल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन जो है उसको एक फोकस पॉइंट बनाया, और उन्होंने ना सिर्फ वो फोकस पॉइंट तो उन्होंने बनाया था लड़ाइयाँ रोकने के लिए। ठीक है, तो वो इतने फार साइटेड भी नहीं है, हम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट को जो है वो ब्राउनी पॉइंट्स दे देते हैं, हम उनको ज्यादा अपने जहनों में ज्यादा अच्छा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, हाइंडसाइट में देखें तो होता है, लेकिन उन्होंने ये काम किया था लड़ाइयाँ रोकने के लिए। और वो लड़ाइयाँ सिंपल सी थी कि जी फेटा चीज जो है वो ग्रीस में भी बनती है, और फेटा चीज नाम की ही चीज जो है वो डेनमार्क में भी बनती है या नेदरलैंड्स में भी बनती है। दोनों कहते हैं कि यार हमारी रेसिपी बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि यार इसको बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि अब ग्रीस और नेदरलैंड्स एंड डेनमार्क जो है वो तीनों जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो सारी चीजें सब जगह जाएंगी, तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इस प्रॉब्लम को हल किए लेते हैं। और उन्होंने एक
चीज निकाली थी विच इज डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिन, या जिसको डीओपी कहते हैं। तो डीओपी बेसिकली क्या करता है कि वो हर जगह पर जाके जहाँ की चीज वो मशहूर है, मैं मिसाल दे देता हूँ, मियाँ वाली वो सॉरी क्या नाम है जगह का, रेवड़ियाँ जो मशहूर हैं ये नॉर्दर्न पंजाब की, आई एम मिसिंग द नेम ऑफ द प्लेस। वहाँ की रेवड़ियाँ मशहूर हैं, तो वहां पर हुकूमत का कोई नुमाइंदा जाएगा और वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये रेवड़ियां बनती कैसे थी, रिसर्च करेगा कि जी कब से बन रही हैं, 100 साल से बन रही हैं, 200 साल से बन रही हैं, कौन से 3 लोग हैं जिनकी जनरेशन ये बना रही हैं, उसको डॉक्यूमेंट करेगा। और वो डॉक्यूमेंट करने के बाद एक साइंटिफिक प्रोसीजर के से गुजारने के बाद वो कहेगा कि जी ये तरीका, ये जगह और ये इंग्रेडिएंट्स अगर इस्तेमाल होंगे तो ये असल पहलवान रेवड़ी है। इस भैंस के दूध से बना हुआ घी जो है वो ही इस्तेमाल होगा, हाँ उसके अलावा हाँ। किया तो नहीं ये होगा काम। ये भैंस जो है उसकी नस्ल ये होनी चाहिए, उसने जो घास खाई है उसकी नस्ल ये होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे जो घी बनेगा, घी बनाने का जो बर्तन है वो भी यही होगा, उसकी डायमेंशंस ये होंगी, वो मिट्टी का बना हुआ होगा तो वो मिट्टी कहाँ से आई थी, वगैरह वगैरह। जितनी आप तफसील उसके बारे में लिख सकते हैं वो आपने लिख दी। और उसके उस चीज को डॉक्यूमेंट करके, और आपने कहा कि जी इस ये जब प्रोसेस फॉलो होगा हम इसका ऑडिट भी करेंगे, अगर ये प्रोसेस फॉलो होगा तो इसके ऊपर हम डीओपी की मोहर लगा देंगे। अब ये एक बहुत तफसीली ब्यूरोक्रेटिक काम है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि आपने असल और नकल के दरमियान में फर्क दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। बासमती के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? बासमती के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि जी इंडियंस ने जाके ईयू को ये कहा कि जी हमारा बासमती बासमती है और कोई और बासमती नहीं है, और उसको हम प्रूव करते हैं कि हमने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में इसको बासमती डिक्लेयर किया है। हम पीछे पीछे से भाग के गए और हमने कहा नहीं नहीं हमारा बासमती असल बासमती है। उन्होंने कहा कि जी कागज दिखाएं। हमने कहा हमारे पास कागज नहीं है। उनका हम लेजिस्लेशन आपकी बात, दिखाएं आप अपनी। एग्जैक्टली राइट, सो हमारे पास वो लेजिस्लेशन नहीं थी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है। जब आप अपना ये ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लेते हैं, एंड अगेन इसका एक 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 वो है, क्या क्या कहते हैं, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है या वे ऑफ थिंकिंग है। हमने आज तक एग्रीकल्चर, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एन ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट बट बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है, हमने आज तक कभी भी एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली या एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखा। हमने एग्रीकल्चर को देखा है कि यार दो तरीकों से: ए, इट कीप्स 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन बिजी; बी, इट गिव्स अस फूड टू ईट। बियॉन्ड लो दैट नथिंग। इन्फ्लेशन होनी चाहिए बस। हाँ। सो हमने इसको इंडस्ट्री के तौर पे देखा ही नहीं। अगर हम इसको इंडस्ट्री के तौर पे देखते तो अगर हम ऑटो पॉलिसी बना सकते हैं तो एग्रीकल्चर पॉलिसी तो हमें बहुत पहले बनानी चाहिए थी। रेलेवेंट रेगुलेशंस होनी चाहिए थी, बहुत बाद में होनी शुरू हुई हैं। सीड अथॉरिटी अब जाके बनी है, वो भी सिर्फ पंजाब के अंदर, राइट। सो सीड प्रोपगेशन कैसे होगी, कौन से इलाकों में कौन सी चीजें, क्रॉप रोटेशन कैसे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और उसका एक वैल्यू एडिशन पे इम्पैक्ट होता है, राइट। हम आप बासमती की बात एब्सोल्युटली। कर रहे थे, इट केम इन माय माइंड। मैंने मे बी पाकिस्तान डज इट, आई हैवंट सीन इट इन अ स्टोर हियर, लेकिन अगर मैं ग्रोसरी साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर पे जाऊं तो अब मुझे नजर आएगा कि जी टिल्डा का 6 महीने एज चावल है, 12 महीने एज्ड है, 18 महीने एज्ड है। उसमें प्राइस का जमीन आसमान का फर्क है। और आप जब उस बैग को खोलते हैं और सिर्फ सूंघते हैं उस चावल को, तो उसकी खुशबू में जमीन आसमान का फर्क है। एंड दैट अगेन आपने पूरा प्रोसेस डिफाइन करना है, राइट, फ्रॉम द सीड टू द स्टोरेज टू द टाइम, कौन उसको सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाई के बाद जी एक्सपोर्ट बिल्कुल। होगा, मोहर लगी होगी उस पे, तो दैट्स ऑल वैल्यू एडिशन इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 100%। देखें बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हमारा जो लैक्स एटीट्यूड है ना, दैट इज द, इन माय ओपिनियन, द रूट कॉज। क्या यार कुछ नहीं होता, जान दो। तो वो जो ये अप्रोच है, दैट इज
प्रोहिबिटिंग वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में बंदा जो वैल्यू ऐड कर रहा होता है, आपने वो ये स्पार्कलिंग वाटर की कॉन्सेप्ट देख लें, ये जो बहुत महंगे महंगे पानी आते हैं, उनकी आप मिसाल ले लें। पानी के अंदर क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है? आप इमेजिन करें, मतलब एक ऐसी फीजी प्रोडक्ट। पानी की बोतल जो है वो डबल प्राइस पे मिलती है। हाँ जी, सो अब फीजी जो है वो महंगे पानियों में सबसे सस्ता वाला है। जो नॉर्वे से आता है वो शीशे की बोतल में आता है। वॉस जो है वो शीशे की बोतल में आता है, और उसके अंदर खूबसूरत सी बोतल है, खूबसूरत से तरीके से लिखा हुआ है, पानी वही है। मतलब ये वही पानी है जो कि 3/4 हिस्से में दुनिया में मौजूद है, बट यू आर पेइंग एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज द वैल्यू हैज बीन एडेड। सो ये कहना कि यार मैं चावल में कैसे वैल्यू ऐड करूं, या ये कहना कि मैं केले में या आम में कैसे वैल्यू ऐड करूं, इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एंड इट बेसिकली शोज कि यार यू से कि यार आम है ना। So the way you say it explains कि यार you are not ready to accept कि यार इसमें भी वैल्यू ऐड की जा सकती है। वो हमारी कहते हैं जर्नी ना कि यही रही घर है। घर अच्छा। की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, और उसके अंदर देखें, उसके अंदर अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं खराब। अ, हमने जब काम शुरू किया ना, तो हमने अगेन एज आई सेड बिफोर कि हमने कहा था कि जी हमने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है चीज को, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इनटू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एंड नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द पर्सन जिसके घर में 3 दरख्त लगे हुए हैं खुबानी के या बादाम के। आपने ये भी पूछा था कि हम और पोर्टफोलियो के ऊपर क्या काम करें, तो वो भी मैं इसी आंसर के अंदर ऐड कर देता हूँ। वहां पे अखरोट हैं, बादाम हैं, किशमिश होती है खास किस्म की, चेरी होती है ढेर सारी। इस वक्त चेरी का सीजन है बिल्कुल। टीम जो है वो 24 घंटे काम कर रही है इस वक्त चेरी के ऊपर। फिर कुछ ग्रेन्स हैं जो कि बाकी पाकिस्तान में नहीं होते, वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं। बकवीट है एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रेन विच इज ओरिजिनली फ्रॉम दैट रीजन, फ्रॉम वेस्टर्न चाइना, विच इज इफेक्टिवली द सेम रीजन एज गिलगित बल्तिस्तान। तो हमने फिर अपना पोर्टफोलियो को इस चीज में एक्सपैंड किया। पॉइंट इज कि हमने जिस प्रेमिस के साथ ये काम शुरू किया था वो ये था कि जी जो 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 इंडिविजुअल है जिसके घर में 3-4 दरख्त लगे हुए हैं डिफरेंट चीजों के, वो अब मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, हम उसका घर इन 4 दरख्तों से कैसे चला सकते हैं। अब वेरी सिंपल, अगर तो सिर्फ खुबानी या बादाम बेच के उसका घर चल सकता होता तो चल रहा होता, लेकिन नहीं, वो नौकरी भी करता है। सो अगर हमने वही खुबानी ली, उसमें थोड़ी बहुत उसकी सफाई सुथराई कर दी, पैकेजिंग कर दी, लेकिन हम उसका जो कर्व है ऑफ एडिंग वैल्यू और इंक्रीमेंटल वैल्यू, वो बहुत जल्दी प्लेटो कर जाएगा, राइट। सो हम उसकी वैल्यू को एक सर्टेन पॉइंट के बाद और नहीं ऐड कर सकते। सो अब क्या करें? सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड यू स्टार्ट इनोवेटिंग, यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल हु डन स्टफ। जैसे मैंने फिलीपींस की मिसाल दी आपको आम के सिलसिले में, एंड सो ऑन। एंड देन यू गो ऑन दिस जर्नी, क्या यार अच्छा, जो खुबानी है उसके अंदर बीज है, उसका तेल भी निकाल सकता हूँ। वो जब मैं तेल निकालने जाता हूँ तो मैं कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल, जिस तरीके से ऑलिव ऑयल बनता है, वो क्यों नहीं निकाल सकता? हमने वो काम शुरू कर दिया। फिर मैं और इस जो पीछे चीज बची है, जो जब आप तेल निकाल देते हैं जो पीछे मांस बचता है, दैट इज फुल ऑफ प्रोटीन। आपने उसमें से फैट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो फुल ऑफ प्रोटीन है। वो गाय भैंसों को डलता है बेहतरीन फीड के तौर पे, एंड सो ऑन। सो वो द होल एक्सरसाइज इज कि यार ये एक फल जो है उसके अंदर से मैं कितनी डिफरेंट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होगी जो कि उसके अंदर ऐड कर सके बेनिफिट। फिर हमने ये कहा कि यार हम खुबानी का जूस भी बना के देखते हैं, हम खुबानी की कैंडी भी बना के देखते हैं, हम खुबानी को जो ये एनर्जी बार्स हैं उनमें भी डाल के देखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब आप सोचें कि अब आप एक बिल्कुल सिंपल वनीला प्रोडक्ट से
एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो की तरफ चले गए हैं, और जो मल्टीपल ऑफ एडिंग वैल्यू है वो मल्टी यानी वो काफी ज्यादा हो गया है, वो काफी बढ़ गया है। और उसका एंड रिजल्ट ये है कि हम क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम उस फार्मर को जाके कहते हैं कि यार ये तुम्हारी खुबानी बहुत अच्छी थी, तुम किसी और को मत बेचना। वो कहेगा कि यार मैं आप क्यों आपको बेचूं, वो दूसरा भी तो लेने के लिए तैयार है। हम कहते हैं यार हम तुम्हें दुगने पैसे दे देंगे, and that is it, right? So what has eventually happened is that we have increased the per kilogram price of his produce because we can, क्योंकि हम वो रन ऑफ द मिल रेडी वाली खुबानी नहीं बेच रहे हैं, और हम उसको ऐड कर रहे हैं वैल्यू उसके अंदर और डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, एंड सो ऑन। सो आंसरिंग टू ऑफ योर क्वेश्चंस के किस तरीके से और कौन सी प्रोडक्ट्स थी, तो आई इसमें जो सारी प्रोसेसिंग है वो वहाँ ही गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है, द ऑयल, द टेस्टिंग, यस एवरीथिंग। या दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो आई नो वेर शॉर्ट ऑन टाइम, आखिरी दो सवाल हैं मेरे। पहला तो ये कि अगर ओवैस को बनाया जाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कहा जाए कि यार ओवैस आप जो हैं एक प्रोडक्ट पाकिस्तान की जो है उसका आपका गोल है अगले 5 साल में ग्लोबल लेके जाना, कि दुनिया के है कि भाई बासमती तो चले हो गया, बासमती से बड़ी चीज कि फिलिपीन मैंगो की स्टाइल का कौन सा प्रोडक्ट है जो आप कहेंगे कि यार इस पे काम अगर हुआ तो दैट्स बोथ गुड फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ ब्रांड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया हुआ है पिछली कमेंट्री के अंदर। मैं अनरेगुलेटेड मोनोपोली ढूंढूंगा। मैं ऐसा फल फ्रूट या ग्रेन ढूंढूंगा जो कोई और मुल्क नहीं उगाता और उसकी के बारे में किसी को पता भी नहीं है। मैं एवोकाडो ढूंढूंगा, ठीक है, जो या मैं मनुका हनी ढूंढूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मेरी मोनोपोली होगी, दुनिया में और कहीं भी वो चीज नहीं होगी, और लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, एंड उसको मार्केट करूंगा जाके कि यार दिस इज द न्यू थिंग, राइट। और अब मार्केटिंग बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा एट द रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफाइंग and angering a few people, but I would say that I would go and try to look for the biggest health influencer on Instagram, अमेरिकन, और मैं उससे कहूंगा कि यार ये रोज खाना शुरू कर दो बस, फ्री सप्लाई फॉर लाइफ, जस्ट स्टार्ट ईटिंग इट, इट्स हेल्दी फॉर यू, just start eating it, and that is it. That is how simple things are today. शायद ये मुश्किल काम हो, किम कार्डेशियन शायद फोन ना उठाए, लेकिन अगर उठा लिया तो ये बड़ा सिंपल सा काम है करना, एंड दैट वुड बी इट। And that is what has happened. That is what has happened with Manuka honey. That is what has happened with avocado. Global shortage हो गई avocados के ऊपर, just because some person put avocado on toast, and it has just completely destroyed how avocados were eaten and grown. छोड़ें, Uh, जब से लोगों ने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रेसिपीज में एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया, एवोकाडो ऑयल बड़ा महंगा हो गया। वो रेगुलर कनोला ऑयल जो अगर $3 का मिलता है, आपको उसी क्वांटिटी का एवोकाडो ऑयल $10-12 का मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हाई है और क्योंकि उस वो एवोकाडो से बना है, तो इट हैज बेटर फैट्स इन इट अपेरेंटली। तो सो ये वो यही स्टोरी बाय द वे, मैं एक रिपोर्ट सुन रहा था, कोकोनट के साथ हुई थी। सो कोकोनट ऑयल का फैड शुरू हुआ था कि जी हेल्दी फैट्स एंड सो ऑन, और उसकी वजह से द इंटायर सप्लाई चेन ऑफ कोकोनट्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट कोकोनट ऑयल वो डिसरप्ट हो गई थी, बिकॉज द कंजम्पशन इंक्रीज्ड रैपिडली, मतलब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए एंड सप्लाई कुडंट। सो फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो गई और फिर डकैतियां होनी शुरू हो गई जो है वो कोकोनट के ऊपर। मेक्सिको में तो एवोकाडोस पे इतना बिजनेस हुआ है कि अब तो कार्टेल ने भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया और कहा है कि हम मेथ के साथ साथ एवोकाडोस की इंडस्ट्री में भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी बड़ा पैसा है। इसी तरह सिसिलियन माफिया जो है वो ऑलिव ऑयल की इंडस्ट्री में मौजूद आपको मिलेगा, हनी के अंदर भी अलग माफियाज हैं। तो आई थिंक वो है प्रोडक्ट का बेनिफिट, राइट? आई मीन
it draws it in all sorts of people if there is benefit. अच्छा ये बताएं कि you started as an engineer, ended up in the food processing industry. तो if an 18-year-old is listening to this and he or she is like कि यार कॉलेज के बाद कुछ अपना काम करना है, नौकरी नहीं करनी, don't want to be a cog in the wheel, तो क्या एडवाइस है? हाउ शुड दे गो अबाउट थिंकिंग, वेदर इट्स इन द फूड इंडस्ट्री और एनीथिंग एल्स, थिंकिंग अबाउट बीइंग एंटरप्रेन्योरियल, बीइंग इनोवेटिव इन पाकिस्तान, वेयर आपको रोज एक कहानी बताई जा रही होती है कि मुल्क में हालात खराब हैं, ये बुरा है, वो बुरा है. हाउ शुड दे नेविगेट दिस स्पेस? देखें, एक एक हमारी कल्चर की बेनिफिट है, और वो कल्चरल बेनिफिट हमें ये है कि 18 साल के ऊपर हमारे वालिदैन हमें घर से बाहर नहीं निकाल देते। मैं बहुत स्ट्रांगली अब इस बारे में सोचना शुरू हो गया हूँ। इनफैक्ट एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा कि यार वो पढ़ाई करना चाह रहा है यूनिवर्सिटी का, बताएं कि किस एरिया में। तो पहले तो मतलब दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम। इन द बिगिनिंग मैंने उनको ये कहा कि जी उससे पूछें उसको किस चीज़ का शौक है वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट टाइम व्हेन आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे कहा कि यार देखें, एक काम करें, और वो काम ये है कि यूनिवर्सिटी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें, और उसको इस पर्सपेक्टिव से निकालें कि अगर वो पैसे आज आप अपने बेटे को दे दें और उससे कहें कि यार जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा पैसे तुम कमा सकते हो इस पैसे से बगैर यूनिवर्सिटी डिग्री लिए, तो वो ज्यादा बड़ी सर्विस होगी आपके बेटे के लिए निस्बतन ये कि आप उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन गिफ्ट करें। सो गिविंग गिविंग दिस एग्जांपल, पाकिस्तानी बच्चों को एक बहुत बड़ा फायदा जो होता है वो होता है एक एक सॉर्ट ऑफ कर्टन उनको मिला हुआ होता है, सोशल कर्टन मिला हुआ होता है, ब्लैंकेट मिला हुआ होता है वालदैन का। तो जितने ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज उनके जहन में हैं, उनको जल्दी जल्दी ट्राई करके फेल करें अपने आप, सो दैट बाय द टाइम यू आर सपोज टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यू यू सॉर्ट ऑफ नो कि हमें क्या करना है। ये चीज उस चीज से डरना चाहिए कि आपने पहली दफा एक चीज ट्राई की और आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इवेंचुअली फेलियर आना है। वो अगर ऐसे पॉइंट पे आएगा कि आपको नहीं पता कि उस फेलियर को नेविगेट कैसे करना है, तो वो आपके लिए ज्यादा बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी फेल होने की कोशिश करें जब तक वालदैन के पैसों के ऊपर पल रहे हैं। जल्दी जल्दी फेल हों और उसमें अपनी नीश क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। लेकिन जितनी ज्यादा आइटरेशंस जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। And I think इस जनरेशन का एक तरह से ये भी फायदा है बिकॉज दे डिजिटली नेटिव, राइट? मुझे याद है, आई मीन आई एम 33, नॉट दैट ओल्ड, बट जब मैं 12 13 14 साल का था तो आपने अगर बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ना है, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, तो आप मार्केट जाएंगे, उर्दू बाजार, आप वहाँ किसी से पूछेंगे, वो आपको 10 किताबें ला के देगा। उनको तो नहीं पता कौन सी चल रही है, वो पता है, उससे ज्यादा नहीं पता कि क्या है। ली आई कुका की किताब बताएगा वो आपको। हाँ, वो कोई किताब मिल जाएगी, आप उसको चेक करेंगे, आप वहां खड़े हैं मार्केट में 2 घंटे 3 घंटे, तो कोई यही समझ आई नहीं आई और 4 5 लेके घर चले जाएंगे। अब तो आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब चले जाएं, कोर्सेरा पे चले जाएं, यू कैन गेट। आई थिंक व्हेन पीपल से कि जी यूनिवर्सिटी एजुकेशन बड़ी मुश्किल है और एडमिशन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, माई रिस्पॉन्स ऑल्सो टू यंगर पीपल इज you can go at the age of 16 online and get a high quality university education एब्सोल्युटली। no matter what. MIT के open courses हैं, Yale के open courses, on any subject, आप from history to cryptocurrencies to AI, आप सब सीख सकते हैं online, and I think बिल्कुल ऐसे। you can do all of that stuff. So I तो think that's, इसके and ऊपर failing एक fast is good इस advice. इसके ऊपर एक पर्सनल आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सो यंगर जनरेशन या जो यंग पीपल हैं, दे हैव बेटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वो चीज़ों को जल्दी समझ के उसको एब्जॉर्ब इंटरनलाइज कर सकते हैं, उसको पुट इट इन एक्शन कर सकते हैं। मैं अब उतना यंग नहीं हूँ,
काफी लोगों के हिसाब से, हमारी जो एल्डर जनरेशन है उसके हिसाब से तो हम लोग अभी भी यंग समझे जाते हैं, बट हम नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग और इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ता था अपनी यूनिवर्सिटी में। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैं सप्लाई चेन, डिमांड एंड सप्लाई, फोरकास्टिंग और इस तरह की एक्सेल शीट वाज माय लाइफ, राइट? I had no idea about agriculture or how fruit is grown. I didn't even know apricot grew on trees, right? I wouldn't be able to tell whether they grew on bushes like strawberries, or did they grow on trees. ये सारी नॉलेज एक्विजिशन जो है ये गूगल के जरिए की है, यूट्यूब के जरिए की है। जो लोग अमेरिका में सेंट्रल वैली में बादाम उगा रहे हैं, उनकी वीडियोस देख के, उनके के आर्टिकल्स पढ़ के, almond.com के ऊपर जाके कैलिफोर्निया आलमंड्स के बारे में पढ़ के वो उसी तरीके से सारी चीजें सीखी हैं, रेसिपीज भी इसी तरीके से देखी हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। जो जो अब ये हैकाथॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 24 घंटे में आपने जीरो से कोई चीज बनानी है, वो वेरी मच डुएबल और पॉसिबल है, मजाक नहीं है। और वो सिर्फ कंप्यूटर्स तक या राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम्स और मेकिंग एप्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपने फॉर इंस्टेंस, मुझे नहीं पता आप बिरयानी पकाते हैं या नहीं, अगर आपको जो है वो कोई दावत देनी पड़ जाए और आपको बिरयानी पकानी पड़ जाए, तो क्या आप मतलब परेशान फील करेंगे? आई डोंट थिंक सो। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आप गूगल पर जाएंगे, बिरयानी रेसिपी का सिर्फ 2 लफ्ज लिखेंगे बिरयानी रेसिपी, आपके पास 5-6 आ जाएंगी। अगर आप ज्यादा कंसर्न हैं तो आप 3 दफा ट्राई करेंगे, चौथी दफा बन जाएगी, विच कैन पास ऑफ एज अ बिरयानी, राइट? सो मेरा यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो हर हफ्ते की मुझे एक नई बिरयानी की रेसिपी देता है, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद बिरयानी। और मेरी बहन मजाक उड़ाती है कि हर हफ्ते तुम नई रेसिपी देते हो। तो हम लाइक के बनाने का शौक है, बनाता हर हफ्ते नहीं हूँ, लेकिन इवन जस्ट वॉचिंग एवरी वीक एटलीस्ट वन वीडियो, आपको समझ आने लग जाता है कि जी ये रेशो इतना है, इस स्टाइल की बनानी है तो ये करना है। बिल्कुल। फलाना शेफ या हैदराबादी स्टाइल में ये पहले किया जाता है, पाकिस्तानी में ये बाद में किया जाता है। तो आई एग्री। ऐसे। मुझे, मैं वीकेंड पे ह्यूस्टन में था, तो हम बात कर रहे थे कि अभी आम का सीजन आ रहा है तो पाकिस्तानी आम आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा कजन कहता है यार पाकिस्तानी आम का जो डब्बा आता है 12 से 13 मैंगो होते हैं, उसमें 40 कुछ डॉलर का मिलता है, एक आम उसमें कम से कम खराब निकलता है। तो कहते हैं क्यों? तो आयरॉनिकली मैंने इस पे खुद फजूल काम, जब काम नहीं करना होता तो यूट्यूब पे बड़ी रिसर्च की। तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट आई थिंक लिसनर्स विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। द रीजन वाई इट रॉट्स इज दैट पाकिस्तान में या इंडिया में कंपेयर टू फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में या मेक्सिको में, जब आम काटा जाता है तो उसका जो सैप है वो टॉक्सिक होता है। उस टॉक्सिक सैप को फौरन धोया नहीं जाता, उसको बैग में रखा जाता है, जब तक वो पहुंचता है तब तक वो सैप जो है उसकी स्किन पे जला चुका होता है। तो जब जलने का काम वहां शुरू होता है, जब तक वो अमेरिका में स्टोर में आता है और आप खरीदते हैं या इंग्लैंड में आता है, तो वो सैप उस स्किन को जलाने के बाद उसके अंदर रॉटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका होता है, और कम से कम एक मैंगो आपका रॉट। तो मेरा कजन कहता है यार ये तो बड़ा आसान काम है, ये अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया? मैंने कहा मुझे ये नहीं पता कि सॉल्व क्यों नहीं किया, लेकिन वीडियो में तुम्हें शेयर कर देता हूँ कि इस वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलियंस ने मेथड बनाया हुआ है कि काटने के फौरन बाद उसको वॉश किया जाए, उसके बाद बैग में डाला जाए, ताकि द टॉक्सिन डज नॉट बर्न द स्किन अच्छा, इसके ऑफ अंदर द एक मैंगो। वो उर्दू में कहते हैं उसको सितम जरीफी, या आप आयरनी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो ये है कि पाकिस्तान में ये काम शुरू हो गया बाय द वे धुलने का, ठीक है? लेकिन जो आयरनी है इसके अंदर वो ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में काम शुरू हो गया है। आयरनी ये है कि ये अमेरिकन ने आके पाकिस्तानियों को बताया कि ये करें। मतलब एक ऐसे मुल्क ने आके बताया जहां पे आम नहीं उगते, उस मुल्क को, जिस मुल्क का जो है वो मतलब पूरा पूरा एरिया जो है वो उधर सिर्फ आम उग रहा है और जेनरेशन से आम उग रहा है, और वहां के लोगों के नाम पर आमों के नाम है। अनवर साहब थे रटौल के, जिनके ऊपर अनवर रटौल नाम है। शायरों ने पूरी शायरी अपना करियर आम के खतूत और हाँ मतलब, और आम के छोटे ऊपर। मोटे शायर नहीं, छोटे मोटे शायर नहीं, मिर्जा गालिब। जिन जिन लोगों को आप ये कहते हैं कि इनसे बेहतर शायर कोई नहीं, उन्होंने आम के ऊपर शायरी कर दी। दिस इज
क्या नाम है, divergence, but this is the irony that we should be the experts simply because we own this product, right? So हमारे पास वो ownership होनी पहली जरूरी है। आप ठोक बजा के ये कह सकें कि यार आमों के बारे में पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। साइंटिफिक लेवल पे, राइट? साइंस, हाँ हाँ साइंस। सो सर मैं आपको, ओके आई एम सॉरी, वी माइट बी अ नहीं बिट नहीं, शॉर्ट कीप ऑन गोइंग। टाइम, बट आई हैव एन एनेक्डोट अबाउट इट। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बादाम जो है वो कुछ 70-80% दुनिया के बादाम जो है वो सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया में ग्रो होते हैं। दिस इज अ वेरी 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 बिग नंबर। दुनिया के टोटल वर्ल्ड कंजम्पशन 70 to 80% ग्रोन इन वन वैली इन कैलिफोर्निया, राइट? अच्छा, उसको करने के लिए उन्होंने एक चीज अंडरस्टैंड की कि जी ये हम बादाम बेच रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, हम सप्लाई कैसे, हाउ डू वी कीप अप विद द सप्लाई। बादाम का दरख्त जो है वो बड़े अरसे के बाद मैच्योर होता है, जो बादाम देना शुरू करता है, बड़ा बूढ़ा सा दरख्त होता है जो बादाम देता है। सो दे देन व्हाट दे डिड वाज के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक्चुअली सेट अप अ डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ आलमंड रिसर्च के लिए था। दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पीएचडीज नाउ जिन्होंने सिर्फ बादाम के ऊपर पीएचडी की हुई है। तो वो जो नॉलेज बेस है वो उन्होंने डेवलप कर ली। दे कन्वर्टेड दिस एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम इनटू अ नॉलेज प्रॉब्लम। वो जो नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है, जिसको हम वी रैंडमली थ्रो दिस वर्ड अराउंड, दिस इज व्हाट नॉलेज इकोनॉमी इज नाउ। आपको दुनिया में उस यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी इतना वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट आलमंड्स नहीं मिलेगा। और एंड देन दे प्रूव्ड इट, मतलब सिर्फ बातें नहीं है, उस प्रॉब्लम को, यील्ड के प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कैसे किया। अब दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हर साल मक्खियों की होती है, शहद की मक्खी की होती है, फ्रॉम ऑल ओवर कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स टू सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया। कोई 220 मिलियन छत्ते जो हैं वो ट्रक्स के जरिए मूव किए जाते हैं टू सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया, एक महीने के पीरियड के लिए जब फूल निकलता है। वो मक्खियां जो हैं वो उसको रैपिडली प्रोपेगेट करती हैं, उनकी यील्ड्स जो हैं वो कोई 7 टाइम्स बढ़ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो आजकल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो नया ट्रेंड है ना, जिसमें वो मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं वो चीजें सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, कि वो जो गाय जो है वो इकोलॉजिकली जो है वो बड़ी ही गलत है, खराब है, और इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली है, और हमें दूध नहीं पीना चाहिए या स्टेक नहीं खाना चाहिए। आ, और उस, अच्छा चलें स्टेक तो नहीं खाते, उसकी जगह टोफू खा लेंगे, लेकिन दूध की जगह क्या करें, तो वो कहते हैं जी आप आलमंड मिल्क इस्तेमाल करें। तो वो आलमंड मिल्क क्या है, वो उसकी वजह से आलमंड का की कंजम्पशन बढ़ गई है, और उसकी वजह से सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया का वाटर टेबल गिरना शुरू हो गया है। तो आजकल जो रिसर्च हो रही है वो ये हो रही है कि हम किस तरीके से बादाम की प्रोडक्शन उतनी ही रखें, लेकिन उसकी पानी की कंजम्पशन जो है उसको कम कर दें, ताकि हम सस्टेनेबल रह सकें। सो this is what happens, right? So what they've done is that they've owned onto a product and then they've become the masters of it. We've not done that. अब तो ओटली इज अबाउट टू डू एन आईपीओ, द वर्ल्ड्स हाँ जी, लार्जेस्ट ओट मिल्क प्रोड्यूसर। हाँ जी। उन्होंने पूरी एक प्रोडक्ट चलें, बनाई है, आई थिंक। ओट मिल्क फिर ठीक है, आलमंड मिल्क जो है ना वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। या एंड आई मीन लाइक उस पे there's a Planet Money podcast as well on the Apple sort of revolution in America. जब I had no idea, जब वो सुना तो मालूम हुआ कि एक जमाने में अमेरिका में कोई एप्पल सेब खाता नहीं था, क्योंकि बड़े फजूल किस्म के सेब मिलते थे यहाँ पर। तो वही उन्होंने किया जो एलमंड्स के साथ किया, जी यूनिवर्सिटी में भाई, रिसर्च करना शुरू की, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करी। तो अब आपको 12 दर्जन से कम की वैरायटी तो सुपरमार्केट में मिलेगी नहीं। एनी एग्जैक्टली। supermarket worth its weight will have at least 12 types of apples year round जो आपको मिलेंगे, from honey crisp to red dew to the green ones and etc. और हर किसी का एक टेस्ट होगा, they will all be fantastic, and it's all because of research and PhDs who figured out कि जी क्रॉस पॉलिनेशन और
किस तरह सेब के फल को जो है वो अच्छा बनाया जाए। नहीं, एंड आप हियर ये वी सोचें आर। ना कि आप ये सोचें कि एक पीएचडी ये बता रहा होता है कि जब आपने सेब की काटी है और फिर जब आपने उसको मुंह में रखा है तो वो कितनी फोर्स से टूटनी चाहिए, या उसमें से कितना लीटर जूस निकलना चाहिए, कितने मिलीलीटर जूस आपके मुंह में निकलना चाहिए ताकि आपको ये फील हो कि यार ये बहुत जूसी है। मतलब इस तरह की रिसर्च, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, मुझे हंसी आती है कि यार देव गॉन टू सच एक्सटेंट्स कि यार मतलब व्हाट विल बी द माउथ फील ऑफ बाइटिंग इनटू एन एप्पल। एक एक इसके ऊपर एक फनी स्टोरी सुना देता हूँ, देयर इज अ बैड साइड टू ऑल ऑफ दिस एज वेल। ये जो शिमला मिर्च होती है, there is a big problem about around non-compliance of agricultural produce. So अब हुआ क्या है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, they've gone a step ahead। और आपने अगर शार्क टैंक या इस तरह की चीजें देखी हो तो उसके अंदर बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हैं जो कि अगली प्रोड्यूस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब ये अगली प्रोड्यूस क्या है, हमने तो देखी अगली प्रोड्यूस है क्योंकि वो तो रेडी के ऊपर रखी होती थी और उसके ऊपर गटर का पानी वो छिड़क रहा होता था बंदा, तो हमने तो अगली देखी है। लेकिन ये सुपरमार्केट में अगली प्रोड्यूस का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने अब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिए हैं। मतलब जो ग्रीन एप्पल है उसके अंदर कोई लाल धब्बा नहीं होना चाहिए, जो रेड एप्पल है उसमें कोई पीला धब्बा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह का एक फनी वो है, क्या नाम है, रेगुलेशन। ये जो शिमला मिर्च होती है, बेल पेपर्स कह लें या कैप्सिकम्स कह लें, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेगुलेशन है कि जब आप उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखें तो इट शुड टॉपल, इट शुड स्टैंड। इफ इट डजंट स्टैंड then it is an ugly produce and we cannot purchase it। So अब जब कार्टन आता है तो उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिखा हुआ होता है, वही जिस तरीके से आपके दोस्त ने आम के बारे में कहा था कि जी 12 में से एक खराब होता है, तो उसके अंदर 20 में से एक अलाउड है जो गिर जाएगी ऑन द साइड, बाकी शुड स्टैंड। अच्छा, वो लोगों ने पूछा कि यार ये क्या बेतुकी बात है, ये क्यों आप करते हैं? कहते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको सुपरमार्केट में रखें तो दे शुड लुक प्रिटी। Right, so this is the extent to which they've gone to on standards, and they've made it happen। So वो उसकी 3 टांगे होती हैं, वो यूं करके खड़ी हुई होती है, आपको खूबसूरत लगती है, आप ले जाते हैं और फिर वो फ्रिज में पड़ी हुई खराब हो जाती है। So yeah। Yeah, and now there's a ugly food movement where you can go online and subscribe to a local farmers cooperative जो आपको वो vegetables और fruits भेजेंगे जो reject हो चुके हैं और आप उसको खाएं, because it is actually like shouldn't go to waste, so people actually buy Exactly। that stuff now। and even in supermarkets now I've seen के एक कोना होता है जहाँ लिखा होता है local produce, और वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी बाकी चीजें होती हैं, because it is grown more organically with less regulations, etc. So, Yeah। Ways, this has been a wonderful, wonderful conversation. जाने से पहले, you said you read a lot of research papers and generally read a lot about all these things. तो अगर listener है, they always ask के guest से एक दो किताबें पूछें, तो what would you recommend that people pick up and read? So based on the earlier question, I have a very favorite book। मैं हर एक को recommend करता हूँ, वो लीन स्टार्टअप है। एरिक राइस बंदा है, उसकी किताब है। अम, उसका रीजन उसको रेकमेंड करने का ये है कि जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड चीजें हैं एसोसिएटेड विद रनिंग योर ओन बिजनेस, वो उसने उनको बाहर निकाल के और बताया हुआ है कि यार बिजनेस कैसे करना है। एंड बिजनेस इज वेरी सिंपल, आपके पास एक रेडी होनी चाहिए, उसके ऊपर सामान होना चाहिए और आपकी बेचने की विल होनी चाहिए, दैट इज इट। टिल द टाइम आप उसको सक्सेसफुल नहीं करते। एनीहू, दैट इज अ वेरी गुड बुक, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, एनीवन कैन रीड इट, कोई मसला नहीं है। और काफी सारे उसके अंदर जो है वो लेसन्स है। दूसरी किताब अगेन विद दिस स्टार्टअप स्पेस, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, विच इज द $100 स्टार्टअप। एक बंदा था जिसको इसी तरीके से एक ब्रेन वेव आई और उसने कहा कि यार मैं काम नहीं कर, नौकरी नहीं करनी, और मैं जो है वो बिजनेस करूंगा। और उसको समझ नहीं आई, उसको ट्रैवलिंग का शौक था, एंड ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड स्टार्टेड investing $100 in different random businesses, and that became his business, right? So that book eventually became his business, very good story।
वो बंदा बाय द वे अभी भी टॉक्स वगैरह देता है, अमेरिकन ही है. This is the second book. The third book is a very controversial book, but I like it. It's called Muslim Zion. It's about similarities between Israel and Pakistan. आजकल Uh, हॉट टॉपिक है. आजकल hot topic है. So I would recommend people to read it. It's a very interesting book and a very interesting perspective. Yeah, I've read it. It's a must read, especially given what's going on these days. Absolutely. Especially for Pakistanis to have some introspection from, even if it's a Yes. controversial take, you may disagree Yeah. with it. Yeah. But always, thank you so much for taking out the time. This has been wonderful. और पाकिस्तान जब आएंगे तो शाज़दे के खुबानी का तेल तो मुझे ट्राई करना है कि उसके अंदर, जी जी. क्योंकि कुकिंग का मुझे शौक है, तो चेक करेंगे. एंड विश यू ऑल बिल्कुल. द बेस्ट. Thank you And very much. again, you're doing fantastic work, and I hope sooner rather than later ये जो गिलगित बल्तिस्तान का टैक्स प्रॉब्लम है ये कोई सॉल्व कर दे. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. आई होप वो सारे सॉल्व हो जाएं. और वो जब होंगे, we'll be the happiest people on earth, seriously. Yes, thank you so much. Take care and Thank you खुदा so much. हाफिज. अल्लाह हाफिज.